हेलो एवरीवन, दिस साइड सालिहा और आज हम क्लास 10th का साइंस का सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर चुके हैं। अब जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है वो है क्लास 10th की साइंस। तो फर्स्ट हमारा चैप्टर है इसका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यानी हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन क्या होता है और समीकरण क्या होता है, और इसमें कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं हमेशा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इससे पहले अभी हमने एक वीडियो देखी जिसमें ही बताया गया है कि कैसे एक केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसमें कलर चेंज होते हैं। उसके बाद फिर क्या है, एक नया पदार्थ बनता है और अवशेप बनता है। अवशेप यानी एक क्रिस्टल सा होता है जो हमारे तल यानी बेस में सफ़ेद जम जाता है पदार्थ। ये चैप्टर वैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, बट इस चैप्टर को हम एनिमेटेड वीडियो प्लस बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ इतने अच्छे तरीके से सीखेंगे तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। दो सिंपल सब्सटेंसेस मिलते ही एक बिल्कुल नया सब्सटेंस कैसे बन जाता है, चलिए देखते हैं। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर बिल्कुल नए सब्सटेंसेस बनाते हैं जिनके प्रॉपर्टीज पहले से अलग होते हैं। रिएक्शन में पहले वाले सब्सटेंसेस को रिएक्टेंट्स कहते हैं। इनके बॉन्ड्स टूट जाते हैं, एटम्स नए तरीके से जुड़ते हैं और नए प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। कैंडल का जलना, आयरन का रस्ट होना और मिल्क का कर्ड में बदलना, ये सब हमारी डेली लाइफ के कॉमन केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शन होने पर कलर चेंज हो सकता है, गैस के बबल्स निकाल सकते हैं और टेम्परेचर भी बढ़ सकता है या कम हो सकता है। रिएक्शन के बाद व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है और कभी ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है। ये सब केमिकल रिएक्शन होने के इम्पोर्टेंट साइंस हैं। केमिकल रिएक्शंस के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। खाना पकाना, डाइजेशन, प्लांट्स की ग्रोथ, मेडिसिन्स बनाना अपना कमाल दिखा रही है। हमने एक वीडियो देखी जिसमें बहुत इजी वे में बताया गया था कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जब हम दो या दो से ज़्यादा पदार्थों को मिलाते हैं और एक नया पदार्थ बनकर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया था कि हम कैसे कह सकते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया है। तो उसमें कलर में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है और कम भी हो सकता है, और अवशेप भी बनता है। अवशेप यानी जो हमने वाइट कलर का जो पदार्थ देखा था सफ़ेद रंग का, वो। उसके बाद जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें डेली लाइफ के, तो जैसे दही का बनना या फिर पाचन, तो इन सब में क्या है, जो ये रासायनिक अभिक्रिया है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। या फिर आपने लोहे पे जंग लगना देखा होगा। तो ये वो सारी क्रियाएं हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझाती हैं। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब हमने क्या किया, दो या दो से ज़्यादा पदार्थों को मिलाया और उससे एक नया पदार्थ बन गया, तो वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है। आई होप आप समझ गए होंगे इसका डेफिनेशन। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, एक अभिकारक है कॉपर सल्फेट, जो कि क्या है, पहले हमारा नीले रंग का है, नीला है, इसका घोल जो है नीले रंग का है। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जो कि रंगहीन था, कोई कलर नहीं है उसका। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन हुआ। उसके बाद जो उत्पाद बना वो हमारा क्या बना, नया पदार्थ जो बना वो सफ़ेद रंग का अवशेप बना। देखो अवशेप ये होता है जो नीचे तल में या बेस में जम जाता है, जो सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है, ये हमारा अवशेप बन गया। तो जब हमने दो से ज़्यादा पदार्थों को मिलाया, फिर दो पदार्थों को मिलाया और एक हमारा नया उत्पाद बन गया या फिर नया पदार्थ बना, उसे हमने केमिकल रिएक्शन कहा। अब ये कैसे हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो उसका जो कलर है वो चेंज हो गया या चेंज हो जाएगा, उसमें से गैस निकलेगी, फिर अवशेप का बनना, और जो टेम्परेचर होगा, जो ऊर्जा होगी, वो तो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, और प्रकाश का बदलना या फिर उसमें से प्रकाश का निकलना। इस अगर ये सारे हैं इंडिकेटर्स है सारे, फिर संकेत है सारे, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारा क्या, अगर हम डेली रूटीन के एग्जाम्पल्स की बात करें कि अगर हम अपने आसपास देखें कौन कौन से एग्जाम्पल है जिससे हम केमिकल रिएक्शन को समझ सकते हैं, तो पहला हमारा है लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पे जंग लगना कैसे लगता है, अगर एक लोहे की चीज़ है, जैसे इसमें कील का एग्जाम्पल है, उसको हमने बाहर रखा हवा में, तो उसमें ऑक्सीजन प्लस नमी और इसके क्या है संपर्क में आया वो। अगर कोई भी लोहे की चीज़ जो है या धातु अगर हवा और नमी के संपर्क में आती है तो उस पर जंग लग जाता है।
तभी आपने देखा होगा कि हम क्या करवाते हैं, जंग से बचाने के लिए उसको पेंट करवाते हैं। देखा होगा जो चांदी की ज्वेलरी होती है उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, तो उस काले रंग की परत को हटाने के लिए भी क्या है, हम जाते हैं सोनार के पास, फिर वो उससे धुलवाते हैं, साफ़ करवाते हैं, फिर वो फिर से चमकदार हो जाता है। और या फिर अपनी साइकिल होती है जो अगर पुरानी हो जाती है तो उस पर फिर जंग वगैरह लग जाता है, तो हम पॉलिश करवाते हैं। अलमीरा वगैरह पर भी हम पॉलिश करवाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दूध का दही बनना। तो दूध से दही का बनना भी एक केमिकल रिएक्शन है। फिर है केक का बनना। केक जैसे बेकिंग सोडा और प्लस अगर उसको हम गर्म कर देते हैं तो जो केक है हमारा फूल जाता है। और ईंधन का जलना, और जब ईंधन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल निकलता है। और हमेशा जो जलता है आग वगैरह वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही चलता है। जब ऑक्सीजन होता है तभी कोई चीज़ जल पाती है। अब नेक्स्ट है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इससे पहले एक बार हम एक और छोटी सी वीडियो देखते हैं। अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जब पदार्थ बदलते हैं अभिक्रिया होती है। मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए अब इनके प्रकारों को हमने समझते जो हैं। वीडियो देखी थी उसमें बताया गया था कि कैसे कोई केमिकल रिएक्शन होता है, और एक हमने देखा था जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या होता है। जब हमने उस रिबन को जलाया था तो उसमें से एक बहुत तेज़ रोशनी निकली थी, और जलाने से पहले हमें उस रिबन को घिसना पड़ता है, और जलाने के बाद रिजल्ट क्या निकलता है, उसमें से गैस निकलती है, फिर वो सफ़ेद रंग का पाउडर सा बन जाता है और उसमें से बहुत तेज़ प्रकाश निकलता है। अब नेक्स्ट है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कौन कौन से प्रकार हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन और अपचयन, ये सारे क्या है, प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया के। तो सबसे पहले हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, मिलता है। संयोजन मतलब जुड़ना। तो जब दो या दो से ज़्यादा पदार्थ जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक पदार्थ है ए और एक पदार्थ है बी। जब ए और बी मिलते हैं तो हमारा एकल उत्पाद बनता है ए बी, तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जो हमने वीडियो देखी उसमें एक जल का एग्जाम्पल दिया गया था, जैसे हाइड्रोजन और उसके साथ ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बन जाता है, हमारा जल बन जाता है। यानी H2 + O2 मिलने के बाद वो H2O यानी जल बन गया। तो दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक ही नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या है, पदार्थ टूट रहा है और उसके प्रकार बता रहे हैं कि वियोजन में कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, वैसे ही वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो वियोजन में क्या होता है, जब एक पदार्थ है वो टूट जाता है और अलग अलग पदार्थ बन जाते हैं। जैसे ए भी एक पदार्थ था और जब अभिक्रिया हुई, केमिकल रिएक्शन हुआ तो ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। या फिर हम कह सकते हैं जैसे जल था, तो जल से क्या हो गया, एक केमिकल रिएक्शन करके हमने हाइड्रोजन को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए तो इस प्रोसेस को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। 2H2O को जो हमने केमिकल रिएक्शन किया तो H2 अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन जो था हमारा वो अलग हो गया। तो जिसमें अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो वियोजन अभिक्रिया होता है। एक यौगिक टूटकर सरल पदार्थ बनाता है, तो एक यौगिक टूट गया और एक सरल पदार्थ बना दिया। इस साइड वाले को हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक, ये आपको पता होना चाहिए। और जो हमारा एरो के उस साइड होता है, यानी एरो के राइट साइड होता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो ये हमारा उत्पाद है। और लेफ्ट हैंड साइड को हम अभिकारक कहते हैं। उसके बाद है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, एक ताकतवर पदार्थ ने एक कमज़ोर पदार्थ को उसकी जगह से हटाकर और खुद उसकी जगह ले ली। जैसे फॉर एग्जांपल एक पदार्थ है ए और एक पदार्थ है बी सी। तो ए ने क्या किया, बी को उसकी जगह से हटा दिया, वो ए सी के साथ जुड़ गया और बी को अकेला छोड़ दिया। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। क्लास में जैसे एक ताकतवर बच्चा था और दो बच्चे पहले से ही डेस्क पे बैठे हुए थे, बट वो बच्चा जब आया, वो ताकतवर था, उसके चलते थे स्कूल में या क्लास में, तो उसने क्या किया, उस कमज़ोर बच्चे को उस क्लास से हटाया, या फिर मतलब सिर्फ उसे कह दिया कि उठकर चले जाओ, और वो फिर चला गया। तो और उस खुद क्या किया, उसने जो बच्चा था उसने उसकी जगह ले ली।
तो ये क्या होता है, ये विस्थापन में होता है, यानी एक को उसकी जगह से हटाकर खुद वहाँ बैठ जाना। इसमें क्या है, जैसे जिंक है और कॉपर सल्फेट था, ये दोनों थे, तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया, यानी कॉपर जो है वो कमज़ोर है, तो कॉपर अकेला रह गया, उसको हटा दिया। जिंक ने क्या किया, कॉपर की जगह ले ली, तो ये बन गया हमारा जिंक सल्फेट। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को स्थापित कर देता है, वही सेम एग्जाम्पल, जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो कमज़ोर को उसकी जगह से हटा देगा। नेक्स्ट है हमारा द्विविस्थापन। विस्थापन में तो एक ही को उसकी जगह से हटाया था जो कमज़ोर था, बट द्विविस्थापन में क्या होता है, एक्सचेंज करते हैं जगह को। मान लो दो बच्चे बैठे हुए थे, दो बच्चे सामने कहीं और बैठे हुए थे, बट उन्होंने क्या किया, आपस में जगह चेंज कर ली, तो वो द्विविस्थापन है। जैसे एक पदार्थ है ए बी और एक पदार्थ है सी डी, बट क्या क्या, ए डी के साथ चला गया और बी सी के साथ बैठ गया, तो जो आपस में चेंज करना होता है वो द्विविस्थापन में होता है। तो AgNO3 था एक पदार्थ प्लस NaCl था, बट इन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली, AgCl हो गया और NaNO3 बन गया। यानी जब दो यौगिकों के आयन अपने अपना स्थान बदल लेते हैं, अपनी अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, तो वो हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। आप इन एग्जाम्पल्स को मेंशन कर सकते हैं, अगर आपको ये वाले एग्जाम्पल थोड़े मुश्किल लगे तो। अगर आपको ये वाला एग्जाम्पल मुश्किल लगे तो आप ये वाला एग्जाम्पल भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन क्या होता है, उपचयन में यानी ऑक्सीजन जुड़ना। बस आपको याद रखना है कि उपचयन ऑक्सीजन जुड़ना है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन बढ़ जाता है। जैसे हम क्या लिया है, CuO लिया है हमने, CuO लिया है और H2 लिया है। जब हमने इनका केमिकल रिएक्शन करवाया तो Cu अलग हो गया, कॉपर अलग हो गया, H2O जल अलग हो गया। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। बच्चे हमेशा क्या करते हैं, इसमें मिस्टेक करते हैं, उपचयन और अपचयन को उल्टा लिख लेते हैं। बस आपको एक याद रखना है, उपचयन। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, बस। उसके बाद आता है हमारा अपचयन। अब ये उपचयन का उल्टा होता है। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन घट जाता है, यानी ऑक्सीजन कम हो जाता है। जैसे हमने लकड़ी ली और कोयला लिया, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हट जाती है तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आपने हमेशा याद रखना है, का मतलब जहाँ भी होगा, जिस भी शब्द के आगे लगा होता है, उसका मतलब उसकी कमी होती है, तो अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होगी। नेक्स्ट है हमारा संक्षारण। ये अलग से भी आ सकता है ये क्वेश्चन, संक्षारण किसे कहते हैं, कोरोजन किसे कहते हैं, ठीक है। और जो संक्षारण के बाद हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, तो धातुओं का वायु, जल और नमी से धीरे धीरे खराब होना संक्षारण कहलाता है। अलमीरा वाला या फिर साइकिल वाला एग्जाम्पल याद करो। मानो आपने क्या किया, एक नई साइकिल ली और उसे आपने बाहर छोड़ दिया ऐसे ही, हवा भी चल रही थी या हवा थी, बाहर ऑक्सीजन था ही, पूरा जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन था, ये बाहर हवा थी, उसकी बारिश हुई, नमी भी थी, पानी भी था वहाँ पर, तो उसमें क्या हुआ, साइकिल जो है धीरे धीरे उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। धातुओं पर जो जंग लगते हैं, धातु खराब होने लग जाती है, उसे हम संक्षारण कहते हैं। यानी जब हवा और जल के जब संपर्क में आता है कोई भी धातु, तो वो धीरे धीरे खराब होने लग जाता है, उसे ही हम संक्षारण कहते हैं। कैसे बचाव कर सकते हैं हम, तो हम साइकिल है या फिर अलमीरा है या फिर कोई भी धातु है, अगर उस पर जंग लग चुका है तो हम उसे करवा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, तेल या फिर ग्रीस लगवा सकते हैं उस पर हम, फिर जिंक की परत चढ़वा सकते हैं, और मिश्र धातु बनाना, जैसे स्टेनलेस स्टील होता है, बर्तन आते हैं आज स्टेनलेस स्टील वाले, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या कहते हैं, गंध तो होती है, स्मेल कह सकते हैं हम। विकृत गंधिता यानी जब खाने में से बहुत गंदी सी स्मेल आने लगे, यानी कि जो स्मेल है वो अच्छी नहीं है, मतलब उसको देख जो कलर चेंज होता है। मान लो आपने क्या है, खाने को बाहर रख दिया, आपने कुछ खाना बनाया उसको बाहर ऐसे ही रख दिया, बहुत टाइम से वो ऐसे ही पड़ा रहा फ्रिज के अंदर ही, या फिर बाहर ऐसे ही पड़ा रहा, उसके बाद फिर आप उसको देखना तो उसमें से क्या है, बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है। उसके बाद उसका रंग भी ये चेंज हो जाता है, ऊपर सफ़ेद या फिर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये हमारा क्या है, विकृत गंधिता, यानी तेलीय या वसा में भोजन हवा में रहकर गंध और स्वाद बदल देते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जब कोई चीज़ हमने तेल से बनाई और फिर उसे क्या कहते हैं, उसे छोड़ दिया, ऐसे खुले में छोड़ दिया, बहुत टाइम हो गया, जब उसमें से फिर क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसमें से स्मेल आने लग जाएगी, तो उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। कैसे बचाव कर सकते हैं, तो हवा से दूर रखेंगे, खाने वगैरह को हम ढक कर रखते हैं, और रेफ्रिजरेटर में रखना है, यानी फ्रिज के अंदर रखेंगे, और एंटीऑक्सीडेंट मिलाएं। अब जैसे क्या है, जैम ख़राब ना हो इसलिए हम उसमें चीनी वगैरह मिलाते हैं, अचार में हम नमक डालते हैं, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे चिप्स वगैरह होता है, आपने देखा होगा, एक एग्जांपल है चिप्स का। अब हम चिप्स की पैकेट खरीदते हैं और अगर हम चिप्स को खोल दें तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर में ही सीली सा हो जाता है, बिल्कुल वो फिर खाया नहीं जाता, वो क्रंची सा नहीं लगता बिल्कुल, तो सीली क्यों जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया, जैसे ही कोई चीज़ ऑक्सीजन के संपर्क में आई तो क्या हो जाएगा, वो सीली-सीली सा हो जाएगा वो। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं हम, जो चिप्स की पैकेट या कुरकुरे की पैकेट होती है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है, उसको लंबे समय तक बचा कर रखता है, तो नाइट्रोजन से फिर वो खराब नहीं होती चीज़। उसके बाद है हमारा रासायनिक समीकरण। आप रासायनिक अभिक्रिया तो समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा पदार्थों को मिलाते हैं और कोई नया पदार्थ बन जाता है। बट रासायनिक समीकरण क्या होता है, समीकरण आपने अक्सर मैथ में पढ़ा होगा, इक्वेशन वगैरह, यानी जहाँ हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, कोई सिंबल हो, ठीक है, या प्लस माइनस हो गया, इनटू या डिवाइड हो गया, अक्सर हम मैथ में यूज़ करते हैं। बट साइंस में क्या है ये, तो अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों से लिखने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे हमने जल बनाया था, तो जल क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बन गया। तो हम पूरा लिखे हैं हिंदी में ऐसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमने क्या क्या मिलाया, उसके बाद उससे एक नया पदार्थ बना जल। तो ये बहुत लंबा हो जाता है, इसको ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ H2 प्लस O2 मिलाया हमने, तो हमारा क्या बन गया, H2O बन गया। तो ये हमारा क्या है, जल है। तो हमने इसको कितने इजी वे में लिख दिया, इतने छोटे से में हमने बता दिया कि कैसे हमने H2 और O2 को मिलाया, रिएक्शन करवाया, तो हमारा जो बना पदार्थ वो क्या बना, वो जल बन गया। तो जब हम ऐसे सिंबल्स में लिखते हैं या फिर ऐसे संकेत में लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो सूत्रों से लिखा जाता है, सूत्रों में लिखा जाता है दाएं और बाएं। तो मैंने कहा दाएं तरफ क्या होता है, हमारा उत्पाद होता है, और बाएं तरफ हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है। तो वो आपको ये याद रखना है कि दाएं और बाएं में क्या है, और ये एरो का निशान भी होता है, ठीक है। उसके बाद परमाणु की संख्या समान रहती है। आपने वो परमाणु का नियम पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था कि ना ही द्रव्यमान बनता है और ना ही द्रव्यमान को ख़त्म करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं, उसको संतुलित भी करते हैं। संतुलित करने का भी आपका क्वेश्चन आता है कि दोनों साइड जो है हमारा दाएं और बाएं साइड जो परमाणुओं की संख्या है वो सेम ही होना चाहिए, द्रव्यमान सेम ही होना चाहिए। अब इसमें एक है हमारा कि एग्ज़ाम आ सकता है, ये भी डिफरेंस आ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और भौतिक अभिक्रिया क्या होती है। ये रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर बताइए। तो आपने क्लास 9th में ही पढ़ा था। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कागज़ को जलाया तो उसमें से गैस निकलेगी और राख बन जाएगा, बट आप कागज़ को उसी रूप में दोबारा नहीं ला सकते हो, तो वो होता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। बट भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है, अब मान लो आपने एक पेपर लिया, उस पेपर को मोड़ दिया, तो आप पेपर को दोबारा खोल सकते हो, दोबारा पेपर ही रहेगा। तो जिसमें उसका रूप चेंज नहीं हुआ, वापस उसी रूप में आ गया, तो उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, यानी इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो आप अगर हम पानी निकालेंगे फ्रिज से, और पानी को जमा फ्रिज से निकाला, वो बर्फ़ था, उसके बाद वो पिघल गया, तो आपको बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया, आपको बताएंगे आप कि ये कौन सी अभिक्रिया है, कि हमने एक बर्फ़ को या पानी जो जमा हुआ था उसको फ्रिज से बाहर निकाला, फिर वो पिघल गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, क्या ये रासायनिक है, क्या ये भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट जो हमारा कुछ पिछले साल के PYQ के क्वेश्चंस हैं, जैसे इसमें है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, संक्षारण रोकने के 2 उपाय बताइए, उसके बाद रासायनिक समीकरण लिखिए। इसका रासायनिक समीकरण लिखना है कि जब हम जिंक प्लस H2SO4 को मिलाते हैं तो क्या बनेगा। उपचयन और अपचयन में भेद कीजिए, यानी कि हमें डिफरेंस बताना है उपचयन में और अपचयन में। कौन सी चीज़ हमें याद रखनी है, तो अभिकारक जो होता है हमारा बाईं ओर होता है, उत्पाद जो है हमारा दाईं ओर है, नया पदार्थ बनेगा वो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, और समीकरण हमेशा संतुलित होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस और है हमारे पास, PYQ में पूछे गए थे पिछले ईयर, जैसे निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी संयोजन है। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, जिसमें दो या दो से ज़्यादा पदार्थ जुड़ रहे हों और एक ही उत्पाद बना रहे हो, ठीक है। जैसे CaCO2 है, तो अभिक्रिया के बाद CaO प्लस CO2 अलग अलग हो गए, तो अलग अलग हो गए तो ये वियोजन हो गया। फिर H2 है प्लस O2 है, दोनों मिले और H2O बन गया। उसके बाद जिंक है, कॉपर सल्फेट है, दोनों मिले तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर हो गया, तो ये तो हमारा विस्थापन वाला है। फिर AgNO2 है और प्लस NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तो AgCl हो गया और प्लस में NaNO3 हो गया, यानी हमारा दोनों एक्सचेंज और जगह चेंज हो रही है, इसका मतलब ये द्विविस्थापन है। तो हमारा जो आंसर है हमें खुद ही पता चल रहा है कि हमारा आंसर जो है B है। H2 प्लस O2 दो अलग अलग पदार्थ हैं, इनको हमने मिलाया तो हमारा बन गया H2O, तो यही आंसर है हमारा।
सेकंड क्वेश्चन है, सनशाइन से बचाव का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? जब सनशाइन जंग लग जाती है या जंग लग गई तो उससे बचाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? पहला है हमारा पानी में डुबो कर रखना, दूसरा है पेंट करना, तीसरा है हवा के संपर्क में रखना, चौथा है गर्म करना। तो सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो पेंट करना। हम पेंट करने के बाद क्या कर सकते हैं? जंग को हटा सकते हैं। फिर निम्न में से कौन सी उपचयन अभिक्रिया है? उपचयन से याद रखना आपको, उपचयन का मतलब क्या होता है? जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है। फर्स्ट क्या है? CuO प्लस H2, तो इससे क्या बना? Cu प्लस H2O बन गया। फिर कॉपर प्लस ऑक्सीजन है तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट था तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। फिर जिंक है, Zn है प्लस H2SO4 है तो इससे क्या बन गया? ZnSO4 प्लस H2। तो जो हमारा उपचयन हो रहा है यानी कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है वो कौन सा है? कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो कॉपर ऑक्साइड है। तो ये वाले में हमारा ऑक्सीजन जुड़ा है, तो हमारा आंसर है बी। नेक्स्ट हमारा, विकृत गंधिता से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? जब खाना खराब हो जाता है उसमें स्मेल आ जाती है तो ऐसा ना हो उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है धूप में रखें, सेकंड है खुले में रखें, थर्ड है एयर टाइट डिब्बे में रखें, फोर्थ है पानी में रखें। तो उसका जो सबसे अच्छा आंसर है एयर टाइट डिब्बे में रखना, जिसमें ऑक्सीजन ना जा सकती हो उस डिब्बे में हम खाने को रखेंगे ताकि खाना खराब ना हो। फिर है निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। अब हमारा आ गया संतुलित करना। अगर आपको संतुलित करने पे कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि हम कैसे संतुलित करते हैं समीकरण को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और PYQ में आते ही आते हैं। जब आप पेपर देखेंगे तो पेपर में आता ही आता है कि इस समीकरण को संतुलित कीजिए। ये था हमारा चैप्टर जिसको हमने बहुत ईजी तरीके से समझ लिया है। वैसे आप NCERT की बुक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत मुश्किल वर्ड्स लिखे होते हैं और जो रिएक्शंस वगैरह भी वो थोड़ी मुश्किल है और फिर बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए इस चैप्टर को हमने बहुत इजी वे में समझ लिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और जो मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।